हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज का कारवां स्टार्ट हो चुका है और आपको उसमें मिलने वाले हैं क्लास 11 एंड 12 कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के पूरे वीडियोस, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बेटा बस आपको वीडियोस को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। गेटिंग माय पॉइंट बेटा। और कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब वहां पे आपको दे देंगे। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं पढ़ा है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज करें, चाहे वो चैप्टर नंबर 1 हो, चैप्टर नंबर 2 हो या चैप्टर नंबर 3 हो, और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करें। और आज हम बात करेंगे बिजनेस सर्विसेज के बारे में। बिजनेस सर्विसेज में हमने पढ़ाई करी थी बेटा कि सर्विसेज क्या होते हैं। देन हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ सर्विसेज जिसमें हमने 5 आईएस के बारे में पढ़ा था। देन हमने टाइप्स ऑफ सर्विसेज पढ़ी थी जिसमें बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज और पर्सनल सर्विसेज को हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज को समझा कि गुड्स और सर्विसेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फिर हमने टाइप्स ऑफ बैंकिंग सर्विसेज पढ़ी कि किस किस तरीके के अकाउंट्स होते हैं। हमने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी और आरडी को बहुत अच्छी तरीके से समझा था। और फिर हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में जिसमें हमने सेंट्रल बैंक विच इज ऑल्सो नोन एज दी आरबीआई, और कमर्शियल बैंक और स्पेशलाइज्ड बैंक, और हमने डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के बैंक के बारे में बातचीत करी थी। और लास्ट क्लास में हमने फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स को पढ़ा था कि कमर्शियल बैंक्स के जरिए क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आज हमें पढ़ना है बेटा ई बैंकिंग के बारे में। ई बैंकिंग का मतलब होता है बेटा बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को टेक प्लेस लेके आना विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। जब आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को इंटरनेट की मदद से करते हैं, फॉर एग्जांपल अपने पीसी में इंटरनेट कनेक्ट करके या लैपटॉप से या मोबाइल से, जब आप इंटरनेट का यूज करके बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को करने की कोशिश करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ई बैंकिंग। ई बैंकिंग मीन्स होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या होता है। गेटिंग माय पॉइंट बेटा आपसे। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग वो बैंकिंग होती है कि जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बेटा ई बैंकिंग। गेटिंग माय पॉइंट। आज के टाइम पे ये मुद्दा जो है ट्रेंडिंग चल रहा है। सर क्या क्या सर्विसेज ऑफर करवाई जाती है ई बैंकिंग के जरिए। ई बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल क्या है बेटा, एक डिजिटल प्रोसेस है जिसमें आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को किसी को पैसा ट्रांसफर करना है जो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर रहता है या वो किसी तमिलनाडु में रहता है, तो मैं उसे इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इंटरनेट के माध्यम से या जरिए से ऑनलाइन पैसा उसे क्या कर सकता हूं, मैं ट्रांसफर कर सकता हूं बिना किसी दिक्कत के और बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इसे हम कहते हैं ई बैंकिंग। और ई बैंकिंग जो है आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा एक तरीके से ट्रेंडिंग टॉपिक है बेटा। क्लियर। डीमोनेटाइजेशन के बाद बेटा ये बहुत ज्यादा चलन में आया है। जैसे एटीएम होते हैं या पॉइंट ऑफ सेल होता है। पॉइंट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे अपन वो जो मशीन होती है ना जिसमें अपन कार्ड लगा के पैसा निकालते हैं, उसे अपन पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहते हैं बेटा। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए, क्या क्या होते हैं सर ई बैंकिंग के अंदर। ई बैंकिंग क्या आता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम। एटीएम स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये एक कंप्यूटराइज्ड मशीन है बेटा जो कस्टमर्स को अलाउ करती है कि वो अपना पैसा जो है एक एटीएम डेबिट कार्ड के जरिए अपना पैसा निकाल पाए बिना किसी बैंक में जाए बिना। मतलब आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ सर्विस है। आपके पास एक डेबिट कार्ड होना चाहिए जो बैंक के जरिए इशू किया जाता है और 24/7 ये सर्विस काम करती है। और आप किसी भी स्टेट में हो, किसी भी राज्य में हो, आप इस सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। बस आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए और आपको उसे यूज करना आना चाहिए। डेबिट कार्ड को लगाया एटीएम में, वो आपसे लैंग्वेज पूछता है, देन आपसे पिन पूछता है, देन कितना अमाउंट निकालना है, कौन सा अकाउंट है, और उसके बाद वो पैसा निकाल के आपको दे देता है। तो 24/7 ये सर्विस अवेलेबल है और इसके लिए पैसा निकालने के लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी एक लिमिटेशन है कि आप इससे एक दिन में बड़ा अमाउंट विड्रॉल नहीं कर सकते। एक लिमिटेड अमाउंट ही आप इससे विड्रॉल कर सकते। सेकंड होता है पॉइंट ऑफ सेल। ये भी ई बैंकिंग का ही पार्ट है बेटा।
पॉइंट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है बेटा, ये एक एप्लीकेशन है जो सेल्स दुकानों के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जो मशीन होती है, जो मशीन होती है जिसमें डेबिट कार्ड लगता है या क्रेडिट कार्ड लगता है, उसके जरिए आपके पैसा अकाउंट से क्रेडिट हो जाता है। उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ सेल्स कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। और एक होता है बेटा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है बेटा, ये भी डेबिट कार्ड की तरह ही दिखता है, लेकिन इसका जो फीचर है वो अलग है थोड़ा सा। डेबिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड से आप सिर्फ उतना ही पैसा निकाल सकते हो जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है, बैंक एक अमाउंट आपको आपकी मंथली इनकम या आपकी इनकम के बेसिस पर एक क्रेडिट फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाता है, जिसमें आपको पैसा आप ज्यादा दे सकते हो किसी को भी, या कोई सामान परचेस कर सकते हो क्रेडिट में। यानी कि वो पैसा आपने अपने अकाउंट से डेबिट नहीं किया है, वो पैसा आपने बैंक के अकाउंट से डेबिट किया है। गेटिंग माय पॉइंट। आपने बैंक से उसमें पैसा लिया है, लेकिन हाँ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद आपको उस पैसे को बैंक को लौटाना पड़ेगा। अगर नहीं लौटाते हैं तो उसमें बहुत ही भारी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको चुकाना पड़ता है। तो क्रेडिट कार्ड वो चीज होती है बेटा कि आपके बैंक अकाउंट में अगर पैसा नहीं है तब भी आप इसका इस्तेमाल करके अपनी ट्रांजेक्शन्स को पूरा कर सकते हैं। वहीं पर ही डेबिट कार्ड को आप उतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं जितना पैसा आपके अकाउंट में है। मान के चलिए आपके अकाउंट में पैसा 10,000 है, तो आप 10,000 की ही शॉपिंग कर सकते हैं। डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके आप 15,000 की शॉपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अकाउंट में पड़े ही 10,000 है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये होता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच में डिफरेंस, और इसे ही हम ई बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। अब हम बात करेंगे बेटा बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं सर ई बैंकिंग के। देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग। 24/7 और 365 डेज। आप देश के किसी भी कोने में हो, आप घर पे कहीं पे भी हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस आपके पास अच्छा इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए, ताकि आप बिना किसी लाइन में लगे हुए बैंक के, ना ही फिजिकली आपको बैंक में जाना है। अगर आपको महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात कहीं पे भी पैसा ट्रांसफर करना है, आप फटाफट से अपने घर बैठे, अपने सोफे पे बैठे, चाय पीते हुए उसका कर सकते हैं, उस पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और 24/7 है भाई। बैंक में जो आपको ट्रांजेक्शन्स करना है वो 10 से 5 का टाइम है। मान के चलिए आपको किसी को 5 बजे बाद पैसे भेजने हैं, तो 5 बजे बाद कैसे उसे पैसे भेजेंगे। जाहिर सी बात है ई बैंकिंग का इस्तेमाल करके आप 5 बजे बाद भी उसे पैसा क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। सेकंड क्या है, क्विक एंड इजी ट्रांजेक्शन। इसमें क्या होता है, फटाफट ट्रांजेक्शन होता है, क्विक होता है, इजी होता है। इसमें आप सभी बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हो। आपने फोन का बिल पे कर सकते हो, अपने टीवी का, अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हो, आप अपने इसमें बैलेंस चेक कर सकते हो, आप इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो ई बैंकिंग के बहुत सारे फायदे हैं बेटा। डिफरेंट तरीके के बिल पे करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे आराम से अच्छे इंटरनेट एक्सेस के साथ क्या कर सकते हैं, उस बिल को पे कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। ऑटोमेटेड टास्क। ई बैंकिंग के जरिए आप अपनी सैलरी को भी डिपॉजिट कर सकते हैं, आरडी खुलवा सकते हैं, एफडी खुलवा सकते हैं। आजकल हर बैंक का एक पर्टिकुलर ऐप आता है, उस आप ऐप का इस्तेमाल करके एफडी अकाउंट ओपन करना है तो एफडी करवा लीजिए, आरडी करवाना है, सेविंग अकाउंट ओपन करवाना है या करंट अकाउंट ओपन करवाना है, ये सब चीजें आप घर बैठे कर सकते हैं। अब आपको बैंक में डॉक्यूमेंट्स लेके इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। हर बैंक का एक पर्टिकुलर ऐप होता है, आप उस ऐप का इस्तेमाल करके घर बैठे ये सारे के सारे बेनिफिट्स पा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ई बैंकिंग। और लास्ट हमारा बेनिफिट है बेटर ऑर्गेनाइजेशन। जाहिर सी बात है बेटा क्या है कि आपके पास हर एक चीज की डिटेल होगी। भाई बैंक में आपको पासबुक के अंदर एंट्री करानी पड़ती है प्रीवियस ट्रांजैक्शंस को देखने के लिए, लेकिन जब आप ई बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास डिजिटल रिकॉर्ड होता है, सारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है, हिस्ट्री होती है, स्टेटमेंट होती है, जिससे आप अपने एक्सपेंस को ट्रैक कर सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ पे खर्चा कर रहे हैं और कितना कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना फिजूल हुआ है, कितना फिजूल नहीं हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने बजट को भी क्या कर सकते हैं बेटा, प्लान कर सकते हैं। तो डिजिटल रिकॉर्ड्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, अच्छी तरीके से आप इस बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग। और आज हमने टॉपिक पढ़ा है बेटा ई बैंकिंग के बारे में कि ई बैंकिंग क्या होता है, क्या क्या सोर्सेस है ई बैंकिंग के, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। वीडियोस अगर बच्चों आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। और बेटा प्रीवियस लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे तो फटाफट से जाके देखें और उसके नोट्स बनाएं। और कोई भी डाउट हो बेटा तो फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ें। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अच्छे अच्छे कमेंट करें बेटा। इसी तरीके से बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स के वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। बस आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है। बोर्ड एग्जाम्स आपके पास आते जा रहे हैं, छुट्टियां भी बहुत सारी आ रही है, दिवाली भी आ रही है, तो लापरवाही बिल्कुल ना करें। फेस्टिवल मनाएं, मनाना भी चाहिए, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। एक टाइम टेबल सेटअप करें, एक मैनेजमेंट अपने जीवन में लेके आएं कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है और किस तरीके से एंजॉय करना है। मस्ती भी जरूरी है, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है।
तो मस्ती भी करो लेकिन साथ के साथ पढ़ाई भी करो। तो एक टाइम टेबल बनाओ कि इतने टाइम मस्ती करना है, इतने टाइम पढ़ाई करनी है और इतने टाइम सोना है। नींद अच्छी लेनी है बेटा, 7 से 8 घंटे की नींद आपको डेली लेनी है ताकि आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ और अपने आप को मोटिवेटेड रख पाएँ। क्लियर है बेटा? तो जल्दी ही मिलूंगा बेटा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।